नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली एक कहानी। रामू बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे खाते में कुछ रुपए डलवा देना, लेकिन तुमने तो अभी तक रुपए नहीं डलवाए। सुधा जी ने आज फिर से अपने बेटे को फोन किया। मम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि रुपए की आजकल काफी तंगी चल रही है। यहाँ तो अपना ही खर्चा निकाल नहीं पा रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद देखता हूँ। आज एक बार फिर से रामू ने सुधा जी को बहाना बनाकर टरका दिया। पिछले एक महीने से रामू पैसों को भेजने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी उससे नहीं कहूँगी, चाहे वो रुपए भेजे या ना भेजे। लेकिन कहूंगी नहीं तो मिथिलेश जी की दवाई और घर खर्च कैसे चलाऊंगी? ये सोचकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी सुधा जी सोचती थी कि मेरी परवरिश ऐसे कैसे हो सकती है। शादी के पहले यही बेटा अपने मम्मी पापा के लिए जान लुटाता था, लेकिन उसने ना जाने कितने ही किस्से सुन रखे हैं कि शादी के बाद बेटे बहू के व्यवहार बदल जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी विश्वास कर ही लेती। अभी कुछ ही महीनों पहले तो बात है, ज्यादा आमदनी तो नहीं थी, फिर भी मिथिलेश जी अपने और सुधा जी के जीवन यापन भर का तो कमा ही लेते थे। लेकिन 4 महीने पहले उनके दाएं अंग में लकवा मार जाने के कारण वह बिल्कुल भी चारपाई पर आ गए थे। अब रामू अकेले ही आया था खाना पूर्ति के लिए। बहू मोनिका साथ नहीं आई और 2-4 दिन रुककर और थोड़े बहुत पैसे देकर चला गया था। रामू ने मोनिका से लव मैरिज की थी और उसको तो कभी इस घर में अच्छा ही नहीं लगा, तो अब कैसे आती? पूरे 4 महीने व्यतीत होने को आए थे। रामू गाहे बगाहे शायद ही खुद फोन करता, बाकी सुधा जी ही रोज फोन कर लेती थी। तो जब मन होता तब रामू उठाता, वरना समय ना होने पर बहाना बना देता। मम्मी, बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं, आप तो वहाँ खाली बैठी हैं, लेकिन यहाँ तो 50 काम होते हैं। रामू फोन पर ही चिल्ला उठता था। सुधा जी बोली, बेटा, बहू तो मेरा फोन बिल्कुल भी नहीं उठाती, तो उससे ही कह दिया करो कि हम लोगों से बात करने के लिए। सुधा जी रिसियाते हुए कहती हैं, मम्मी, वो भी तो खाली थोड़ी ही बैठी रहती है आपकी तरह। और रामू फोन झल्लाकर काट देता है। एक बार फिर सुधा जी सोचने लगी कि जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी गंवा दी, आज उन्हीं के पास हम लोगों के लिए ना समय है और ना ही पैसा। सुधा जी बेटे की सारी बहानेबाजी समझती थी। आखिर वो एक माँ जो थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती थी। इधर सुधा जी को डॉक्टर ने मिथिलेश की पूरी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए बोला था, लेकिन सुधा जी के हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी सब धीरे धीरे करके समाप्त हो गई थी। सुधा जी ने मिथिलेश जी से कहा, रामू के पापा, कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। सुधा जी आंखों में आंसू भरकर बोली, जैसा तुम ठीक समझो। मिथिलेश जी गलबल गलबल लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोले। वह बोल नहीं पा रहे थे तो क्या, लेकिन सुधा जी की मजबूरी को समझ तो रहे थे ना। सुधा जी ने उसी शहर में रहने वाली अपनी ननद नंदोई को बुलाया और उनको ये सारी स्थिति बताई और कहा, अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। बेटा तो पैसा भेजने के नाम पर रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा अपना निजी घर है, इसको इस शर्त पर बेच दें कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक सिर्फ
एक कमरा हमको इस घर में चाहिए, बाकी पूरा ये घर उसका हो जाएगा। लेकिन भाभी, रामू तो कुछ नहीं कहेगा ना? सुधा जी की नंद अपनी शंका जाहिर की। जी जी, आपके भैया का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। मेरे लिए उससे जरूरी कुछ भी नहीं। 1 महीने से मैं रामू की बहानेबाजी को सुन रही हूँ। दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए पैसे उसके पास नहीं हैं। मैंने अब निर्णय ले लिया है, अगर कोई अच्छा खरीदार हो तो इस शर्त पर राजी हो तो मैं एक घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन होगा सब कुछ पक्की लिखा पढ़ी के साथ। सुधा जी अब धोखा खाना नहीं चाहती थी। भाभी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देवर के 3 बेटियां हैं और वो लोग हमारे आसपास ही कोई अच्छा घर लेना चाहते हैं। आप कहिए तो उनसे बात करूं? उनकी बेटियां आपका दाहिना हाथ बन जाएंगी। जी जी, मैं तैयार हूँ। वो लोग अपने होंगे तो मन भी लगा रहेगा और बच्चियों से सहायता भी मिल जाएगी। सुधा जी ने कलेजे पर पत्थर रखकर ये निर्णय ले ही डाला, क्योंकि बेटे की बहानेबाजी का मुंह तोड़ जवाब भी तो देना था ना, और पति का इलाज भी करवाना उससे भी बड़ा उद्देश्य था। बस अब घर को बिकने में लिखा पढ़ी ही होने बाकी बचा था। एक दिन अचानक रामू घर आ गया। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, कपड़े भी साफ सुथरे नहीं थे। अरे रामू, तुम? सुधा जी तो उसको इतने दिनों बाद इस हाल में देखकर चौंक पड़ी। हाँ मम्मी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो सकती हूँ ये तुम खुद सोचो। सुधा जी के ममता के मारे आंसू छलक आए। आखिर माँ का दिल जो ठहरा। कहाँ थे अब तक तुम? और ये क्या हाल बना रखा है? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई। रामू के शब्दों में पश्चाताप था और वो फूट फूट कर रो उठा। सुधा जी ने कहा, क्या मतलब और कैसी सच्चाई? सुधा जी रामू को इस तरह रोता देखकर बिल्कुल ही घबरा उठी। मम्मी, रामू बोला, 3 महीने पहले ही मेरी नौकरी छूट गई और मोनिका तो शायद पैसों की ही लालची थी। वो भी इसी वजह से मुझको छोड़कर चली गई। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। रामू बहुत दुखी था। क्या? रामू एक से एक झटके दिए जा रहा था। हाँ मम्मी, लेकिन तुमने मुझको ये सब पहले ही क्यों नहीं बताया? सुधा जी बेटे को इस हाल में देखकर सचमुच बहुत दुखी हो गई थी। अरे बेटा, मैं तो यही समझती रही कि तुम हम लोगों से बहानेबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं गलत थी बेटा। अच्छा हुआ अभी मैंने घर की लिखा पढ़ी नहीं की। किस मुंह से बताता मम्मी, आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं वहीं पर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, तब जाके आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन शायद किस्मत ही रूठ गई है कि इतना हाथ पैर मारने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और मुझको खाली हाथ आप लोगों के पास लौटकर आना ही पड़ा। दोस्तों, यह केवल रामू के घर की घटना नहीं है, बल्कि आज के समय में अधिकांश परिवारों में ऐसे ही बिना एक दूसरे की भावनाओं को समझे ही अपने मन में एक अलग ही धारणा लोग बना लेते हैं और उसी को हम सही मानते हैं और किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं जो कि सरासर गलत होता है। और यही गलती रामू की माँ सुधा जी भी की थी, लेकिन सही समय पर आकर रामू ने तो अपना घर टूटने से बचा लिया। मगर आप लोग ऐसी गलत धारणाएं अपने मन में परिवार के व्यक्ति के प्रति मत पालिएगा, नहीं तो परिवार में बिखराव का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइएगा। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।